Good morning students. So myself Nisha. So in the last video we have studied about the partnership and sole proprietorship. So in this video we have studied about the types of partners. There is a two types of partner, that is full-fledged partners and not full-fledged partners. Full-fledged partners are those who invest money in the firm and have a share in its profit and loss. फुल फ्लेज पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो एक फर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को और उनका प्रॉफिट और लॉस में भी पूरा शेयर होता है, उन्हें बोलते हैं फुल फ्लेज पार्टनर्स। एंड नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनर्स होते हैं जिनका ना तो वो मनी इन्वेस्ट करते हैं और ना ही उनका जो एम है वो प्रॉफिट और लॉस कमाना है कंपनी के अंदर। ठीक है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका शेयर है प्रॉफिट और लॉस का फर्म के अंदर, उसको बोलते हैं फुल फ्लेज पार्टनर्स। नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स जो हैं जिनका बिजनेस में जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, एसेंशियल नहीं है उनके लिए। दे डू नॉट एम ऑफ गेटिंग एनी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस। कि दे डू नॉट एम, कि उनका एम नहीं है कि वो प्रॉफिट और लॉस में से कोई शेयर कमा कर खुद ले। ठीक है, समझ आ गया होगा ये दोनों टाइप्स। फिर फुल फ्लेज पार्टनर्स जो है वो आगे 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आता है उसमें एक्टिव पार्टनर्स। Those partners who take active participation in the administration of the firm are called active partners. वो पार्टनर्स जो एक्टिवली इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन फर्म बिजनेस किसी के भी अंदर, उनको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर्स। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर सेकेंड टाइप आता है इसका। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स are those who do not have an active participation in the administration but invest money and have a share in profit and loss and have unlimited liabilities. ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, लेकिन ये अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं फॉर्म्स के अंदर और इनका शेयर भी होता है प्रॉफिट और लॉस में, और जो इनकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, Secret partners. Secret partners are those partners whose relation with the firm is unknown to the general public. ये वो पार्टनर्स होते हैं जो सीक्रेट रहते हैं जर्नल पब्लिक से। इनका कंपनी में जो है कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, शेयर भी होता है इनका प्रॉफिट और लॉस में, और ये मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं और इनकी जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन जनरल पब्लिक को इनके बारे में पता नहीं होता, इनको सीक्रेटली रखा जाता है। ठीक है, ये होगी इसकी 3 टाइप्स होगी, एक्टिव, स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर्स। अब आगे आता है नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स। इसमें फर्स्ट टाइप आती है इसकी नॉमिनल पार्टनर्स। Those partners who neither invest money nor have a share in profit and loss and also have no role in the administration of the firm. ये वो पार्टनर्स होते हैं जो ना तो इन्वेस्ट करते हैं मनी, ना ही इनका कोई शेयर होता है प्रॉफिट और लॉस में, और ना ही इनका कोई रोल होता है फर्म के अंदर, उनको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर्स। सेकेंड टाइप इसकी आती है partners by estoppel holding out. A person who has no partnership in the firm but his words or conduct highlights him as a partner are called partners by holding out. ये वो पार्टनर्स होते हैं, अ पर्सन, ये वो पर्सन होता है हु हैज़, इसका जो है पार्टनरशिप नहीं होती फर्म के अंदर, कि इसका कोई काम नहीं होता, ना इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब मनी वगैरह कोई पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन जो उसका वर्ड्स है या जिस चीज़ को वो हाईलाइट कर रहा है कंपनी के अंदर या फिर फॉर्म बिजनेस वट कुछ भी हो सकता है वो, तो जो भी चीज़ हो, जो भी वर्ड्स या जो भी कंडक्ट को वो हाईलाइट कर रहा है, उसको जो इम्पोर्टेंस दी जाएगी उसको बोला जाएगा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, लेटर ऑन सच अ पार्टनर कैन नॉट डिनाई द ट्रुथ ऑफ हीज नॉट बीइंग अ पार्टनर। लेकिन बाद में वो पार्टनर जो है वो डिनाई नहीं करेगा कि वो उस कंपनी का पार्टनर नहीं है। ठीक है,
थर्ड आता है इसमें लिमिटेड पार्टनर्स। अ पर्सन हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस आर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स। वो पर्सन जिसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो उसको क्या बोला जाएगा इसमें, लिमिटेड पार्टनर्स। ही हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। उसके पास ना तो राइट होगा कि वो फर्म में जो है, मतलब फर्म में जो है पार्ट ले, राइट, कुछ भी काम चल रहा है अगर फर्म के अंदर उसमें वो पार्ट ले, उसमें उसका कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है। अगला फोर्थ आता है इसमें माइनर पार्टनर्स। हम आगे इसको एक डिस्कस भी करेंगे कि माइनर एज अ पार्टनर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें भी हम ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। माइनर पार्टनर्स में क्या होता है, एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी के अंदर अगर कुछ भी कमी आ रही है तो वो पार्टनर नहीं हो सकता। माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से कम होती है। ठीक है। It should be kept in mind that a minor has no share in the loss of the firm and he has limited liability। कि जिस भी पर्सन की एज जो है वो 18 से कम होगी वो लॉस में हिस्सेदार नहीं होगा और उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। ठीक है। फिफ्थ पार्ट आता है इसमें पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। Such a type of partner is different from a minor partner. He only shares the profit of the firm, but he has unlimited liability like all the other partners. Such partner has no right to take part in the administration of the firm. ये जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है, ये माइनर पार्टनर से डिफरेंट है। इसका जो है सिर्फ प्रॉफिट ऑफ द फर्म में जो है शेयर होता है, लेकिन इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है अदर पार्टनर्स के कंपैरिजन में। और ये जो पार्टनर होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में जो है पार्ट भी नहीं ले सकता, इसका कोई राइट नहीं होता है। तो ये इसके 5 टाइप्स थे, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल, लिमिटेड पार्टनर्स, माइनर पार्टनर और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इससे अगला करते हैं, क्या माइनर एज अ पार्टनर हो सकता है, कि जो माइनर है वो पार्टनर भी हो सकता है या नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी मैंने बताया कि लेस देन 18 एज जिसकी है वो माइनर पार्टनर होता है। इनके बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जो कम्प्लीटली जो है वॉइड होता है। ठीक है। कोई भी पर्सन माइनर पार्टनर हो सकता है जिसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से कम है और इनके बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है माइनर के साथ जो कम्प्लीटली वॉइड होता है। और जो माइनर है, जो माइनर पर्सन है उसका जो लॉस में कोई भी हिस्सा नहीं होता। जो भी कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है वो उसका हिस्सेदार होगा। ठीक है। अगर कुछ भी घपला वगैरह हो गया या उसने कुछ कर दिया तो उसको जेल वगैरह की सज़ा भी नहीं हो सकती माइनर पार्टनर्स को। तो थर्ड पॉइंट इसमें हम देखते हैं जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो पोजीशन है उसको जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है इसमें पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। की पोजीशन क्या है माइनर पार्टनर की मेजॉरिटी से पहले, बिफोर अटेनिंग द मेजॉरिटी। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर की पोजीशन क्या है माइनर पार्टनर की अटेन करने के बाद मेजॉरिटी। तो फर्स्ट पॉइंट को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट आता है इसका ए पॉइंट आता है राइट क्या है माइनर पार्टनर्स के, कि राइट क्या क्या बनता है माइनर पार्टनर का। वही आ गया right to share in the profit and assets. A minor has the right to get the share of profit and asset which was decided at the time of his or her entry as a partner। कि जो माइनर पार्टनर है जब वो एंट्री करने वाला था फॉर्म के अंदर तो उस टाइम जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट या फिर डिसाइड किया होता है कि वो कितना जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा और एसेट्स का लेगा। ठीक है। प्रॉफिट का लेगा, वो लॉस का नहीं लेगा। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
कि जो भी माइनर पार्टनर है उसके पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है चेक कर सकता है और उनकी जो है कॉपी जो है बुक ऑफ अकाउंट्स की वो भी ले सकता है। फिर राइट टू फाइल सूट, minor partner can file a case against the firm or the payment officier at the time of his quitting the partnership। कि माइनर पार्टनर के पास जो है राइट होता है कि वो केस भी फाइल कर सकता है अगेंस्ट द फर्म कि उसने कुछ पैसा नहीं दिया उसका, जब वो क्विट करना चाह रहा है पार्टनरशिप को उस टाइम पर उसका पैसा नहीं दे रहे तो उसके खिलाफ वो केस भी फाइल कर सकता है। फिर इसमें बी पॉइंट आता है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ माइनर पार्टनर, कि जो भी माइनर पार्टनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होगी जब तक उसने इन्वेस्ट किया है अपनी कैपिटल को फर्म के अंदर। अदर पार्टनर्स की जो कैपिटल है जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। फिर सेकंड बी पॉइंट आता है इसका, पोजीशन क्या है माइनर पार्टनर की अटेन करने के टाइम पर, मेजॉरिटी के टाइम पर। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन सब पार्टनर, कि उसको जो है इलेक्ट किया जाता है कि वो पार्टनर ही रहे तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ही विल ऑल्सो गेट अ शेयर इन द लॉस अलॉन्ग विद द प्रॉफिट, तो उसको शेयर के साथ साथ प्रॉफिट्स के शेयर के साथ साथ जो है लॉस का शेयर भी मिलेगा। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर्म के एक्ट के साथ, जो भी उस टाइम पर मैनेजमेंट या फिर मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लिया जाएगा वो उसके लिए भी लाइबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड पॉइंट आता है, व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन अ पार्टनर, जब उसको इलेक्ट किया जाता है कि उसको पार्टनर नहीं रहना तो उस टाइम पर क्या होगा, जो भी उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी माइनर की वो जब तक वो टिल डेट तक होंगी और पब्लिक नोटिस के डेट तक ही होंगी, जो भी उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी एक्ट का आफ्टर गिविंग द पब्लिक नोटिस देने के बाद। ठीक है, और उसके पास जो है वो राइट होगा कि वो जो है केस को भी फाइल कर सकता है अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट, और वो डिमांड कर सकता है शेयर ऑफ एसेट्स और प्रॉफिट्स का। ठीक है, ये समझ आ गया आपका माइनर एज अ पार्टनर। नेक्स्ट आता है इसमें पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड वो होता है जिसमें हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसमें स्पेसिफिक कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं कि हमें किस तरह अपने पार्टनरशिप को जो है गवर्न करना है, चलाना है, किस तरह से गवर्न करना है, उसको चलाना है। एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट कि किस तरह से मुझे जो है अपनी पार्टनरशिप को गवर्न करना है, क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस को फुलफ़िल करना है। ठीक है, वो हम अब वन बाय वन देखेंगे कि वो क्या क्या जो है कंडीशंस और टर्म्स होती हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, कि जब भी मैं एक कंसेंट साइन करूँगी पार्टनरशिप के लिए उस टाइम पर फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि जो भी मैं पार्टनरशिप बना रही हूँ उस टाइम पर जो नेम है या फिर जो एड्रेस है फर्म का वो किसी भी सिमिलर किसी की भी नेम से नहीं होना चाहिए, या मैं जो भी अपने बिजनेस या कंपनी का नाम रख रही हूँ एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप उसके आगे ना तो कोई किंग, क्वीन, एम्परर, पार्लियामेंट ऐसा कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, सिंपल नेम होना चाहिए, ना तो वो किसी और के नेम से सिमिलर होना चाहिए, ना ही उस कंपनी के नेम के आगे जो है किंग, क्वीन, एम्परर, पार्लियामेंट, किसी स्टेट का नाम, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर का जो नेम और एड्रेस है वो भी मेंशन होना चाहिए इन द पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनर। इफ़ द पार्टनरशिप जो है अगर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई गई है देन तो ठीक है, अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए तो हमें ड्यूरेशन जो है वो मेंशन करना पड़ेगा अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट इसमें आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस। जो भी हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है उसके अंदर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या नेचर है और क्या स्कोप है, कि हमें चाहे वो वेदर फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम, वो विल बी लोकल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो हम, चाहे लोकली कर रहे हो नेशनल लेवल पर कर रहे हो, हमें तीनों की में जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा नेचर और स्कोप अपने बिजनेस का, फर्म का। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। यहाँ पर पार्टनर्स आएगा, ERS लगा लेना। फिफ्थ पॉइंट में पार्टनर्स आएगा। विच पार्टनर विल इन्वेस्ट हाउ मच कैपिटल इन द फर्म शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द डीड। कि कौन से पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है पार्टनरशिप के अंदर, वो भी मेंशन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो, कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में डिवाइड करा है, वो भी डिफाइन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर कमीशन और सैलरी ऑफ अ पार्टनर्स, कि ऑल द पार्टनर्स में नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग द सेम ऑफ द टर्म्स ऑफ द टाइम एंड स्किल्स टू द फर्म। कि सारे पार्टनर्स जो है सेम टाइम के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, उनका टाइम पीरियड कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो उनकी जो भी सैलरी जो भी कमीशन होगी वो भी मेंशन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। एट्थ पॉइंट आता है इसमें लोन टू एंड बाय पार्टनर्स। The deed should also clarify whether the firm can give or take loan from the partners and what will be the rate of interest in such loan। कि पार्टनरशिप बनाते टाइम हमें ये भी क्लैरिफाई करना है अपने पार्टनरशिप में कि हमने कितना लोन दिया है और कितना लोन लिया है पार्टनर्स से, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है वो सच लोन, वो भी मेंशन होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट आता है इसमें ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। The deed should define the limit of such withdrawals and the interest payable on them। कि कितनी हमने ड्राइंग्स करी है, क्या हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए। या हम कितना विड्रॉ कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप के अंदर से, वो भी मेंशन होना चाहिए। फिर इसमें 10th पॉइंट आता है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि जो पार्टनरशिप डीड है वो शुड क्लियरली स्टेट होनी चाहिए कि हमने कौन सा मोड ऑफ कीपिंग द फॉर्म्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द वे ऑफ फाइनल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। कि मैंने किस वे से और किस मोड से ऑनलाइन मैं चढ़ा रही हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ या ऑफलाइन वे में कर रही हूँ, वो सब मेंशन होना चाहिए। फिर इसमें 10th पॉइंट आता है राइट एंड ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर्स। की एक पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कितनी उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब जो है एक एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, और वो एवरी पार्टनर का राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे उसके अंदर। ठीक है। फिर 12th पॉइंट आता है इसमें एडिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। The admission or retirement of a partner must be according to the provisions of the law। कि जो भी मैं एडमिशन या फिर रिटायरमेंट कर रही हूँ पार्टनर्स का, वो जो है प्रोविजंस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 13th पॉइंट आता है इसमें वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। द पार्टनरशिप डीड शुड स्पेसिफाई द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप डीड है वो शुड स्पेसिफाई करती है कि क्या मेथड हमने इवेल्युएट किया गुडविल ऑफ द फर्म के लिए, वो भी हमें बताना है। ठीक है। फिर 14th पॉइंट आता है इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द डीड शुड स्पेसिफिकली स्टेट्स दी सर्कमस्टांसेस अंडर विच द फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड। कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सब हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्यों हमने जो है अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया है। डिसॉल्व मतलब बंद कर दिया है एक तरह से, वो भी हमें बताना पड़ेगा। 5th पॉइंट आता है इसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हीज सक्सेशन। व्हेन पार्टनर डाइज his capital in the firm and any due amount under the final accounts of the firm are given to the deceased partner, successor or legal representative। कि जब पार्टनरशिप में अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर उस डेथ वाले जिसकी डेथ हुई है उसका जो भी
फाइनल अकाउंट्स से ड्यू अमाउंट बचता है या जो भी उसकी कैपिटल है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दी जानी चाहिए। ठीक है। 16th पॉइंट आता है इसमें, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप रूल को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स हमें उठाने हैं वो भी डिफाइन होने चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, आर्बिट्रेशन क्लॉज भी आएगा यहाँ। आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? द पार्टनरशिप डीज मस्ट स्पेसिफिशियली स्टेट्स इफ द फ्यूचर डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट्स amongst the partners will be the subject or to arbitration, कि अगर इन फ्यूचर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्प्यूट होता है तो उसको जो है हमें आर्बिट्रेशन मानना होगा। इफ़ इट इज़ एग्री टू बी सो, अगर वो एग्री हो जाते हैं उसके लिए तो डीड में कोई भी नीड नहीं होगी उसको अपॉइंट करने के लिए। ठीक है। वैसे तो अगर उनमें इन फ्यूचर कोई भी डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में तो आर्बिट्रेशन की ज़रूरत को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप आपको ये 17 के 17 पॉइंट समझ आ गए होंगे। एक बार आप दोबारा से इनको देख लीजिएगा, वैसे ये इजी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक इट then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.